शेखर जी, देखिए बुआ जी बैठी हैं। अरे हाँ, प्रणाम बुआ जी। अरे शेखर बेटा तू, अरे कितने दिनों बाद देखा बेटा मैंने तुझे। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? ठीक ही हूँ बेटा। बुआ जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हॉस्पिटल क्यों आए हो आप? पथरी की जांच करवाने आई हूँ बेटा। डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने के बाद आकर फिर से एक सोनोग्राफी करवा लेना, बस उसी सोनोग्राफी के लिए आई हूँ। शेखर बेटा, कम से कम राखी के दिन भैया को 5 मिनट के लिए तो भिजवा दिया करो। सबको देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा। मेरा भाई होते हुए भी मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाती हूँ। कितने साल हो गए बेटा, मैंने राखी वाले दिन अपने भाई को राखी बांधी ही नहीं है। तुम लोग भैया को 5 मिनट के लिए भी मेरे ससुराल नहीं भेजते, और मैं जब खुद मायके आने की बात करती हूँ तो भाभी के 1000 बहाने लगे रहते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे भैया राखी वाले दिन कहीं काम से जाने वाले हैं, तो कभी उनको लगता है कि पैसों के लालच में मैं राखी बांधने को आती हूँ। इसलिए तो मैंने राखी वाले दिन आना ही छोड़ दिया है अपने मायके। शेखर बेटा, मुझे रुपयों पैसों का कोई लालच नहीं है। इस बुढ़ापे में रुपयों का मैं करूंगी ही क्या बेटा? भाई के आने से ही मैं तो खुश हो जाती हूँ। या भाई के कलाई में राखी बांध दूं तो मेरे लिए वो लाखों के बराबर हो जाता है। मुझे सब कुछ मिल जाता है। बुआ जी प्लीज आप मत रोइए, बिल्कुल मत रोइए। इस बार आपकी राखी हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हम माँ जी को समझाने की कोशिश करेंगे। ना बेटा, भाभी को तुम कुछ मत कहना, नहीं तो भाभी मुझसे कहेगी कि मैंने उनकी बहू को बिगाड़ दिया, मैंने उनकी बहू को उनके खिलाफ चढ़ा बढ़ा दिया। बहू, तुम तो जानती हो ना कि मायके का मोह क्या होता है। मायके का मोह मरते दम तक खत्म नहीं होता। चाहे मायके से प्यार मिले ना मिले, मान सम्मान मिले ना मिले, लेकिन हम लड़कियों का बुढ़ापे तक मायके का मोह खत्म नहीं होता बेटा। क्या करूं बेटा, खुद को मनाने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर मैं बहुत मजबूर होती हूँ। खुद को मना नहीं सकती। त्योहार पर आंसू निकल ही जाते हैं। तुम तो जानते हो ना बेटा कि भाभी हर दम मायके जाती रहती है, लेकिन हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचती। इसीलिए तो मैं मायके आना भी धीरे धीरे कम कर दी हूँ, और खासकर राखी वाले दिन तो मैं कभी नहीं आती हूँ, क्योंकि भाभी को यही लगता है कि मैं रुपए पैसे ऐंठने के लिए आती हूँ अपने भाई के पास। बुआ जी आप चुप हो जाइए, बिल्कुल मत रोइए। आप बिल्कुल इस बार चिंता मत कीजिए। इस बार पापा जी जरूर आएंगे आपके पास और राखी भी बंधवाएंगे। बस अब आप अपनी राखी की तैयारी कीजिए। नहीं बहू, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती हूँ, तुम भाभी से कुछ मत कहना, भाभी चिढ़ जाएगी। खामोखा तुम्हारे ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। बुआ जी, आप तो माँ का स्वभाव शुरू से ही जानती हैं। माँ बहुत ही गुस्सेल स्वभाव की हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में चिढ़ जाती हैं। पर प्लीज बुआ जी, आप माँ की बातों का बुरा मानकर अपने मायके आना जाना मत छोड़िए। नहीं बेटा, कहते हैं ना एक समय के बाद छोटी छोटी बातें भी बर्दाश्त नहीं होती। पहले तो मैंने भाभी की खूब बातें बर्दाश्त करी, खूब बुरा भला सब कुछ सुन लेती थी, लेकिन अब एक बात बर्दाश्त नहीं होती बेटा। बस बहू, तुम अपनी सास से कुछ मत कहना। वो तो तुम लोगों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और अपना दुखड़ा सुना बैठी बेटा, क्योंकि मैं अपनी बहू को तो ये सब सुना नहीं सकती, क्योंकि मेरी बहू भी मुझे ही ताने मारती है, कहती है कि मेरे मायके वाले मुझे पूछते नहीं है। बुआ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और किसी बात का टेंशन मत लीजिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि माँ जी आपको कुछ कह सके। बस अब आप इस बार ना अपने भाई की राखी की तैयारी कीजिए। क्यों शेखर जी, इस बार पापा जी जाएंगे ना बुआ के घर राखी बंधवाने? हाँ बुआ जी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि पापा आपके पास राखी बंधवाने जरूर आए, और पापा नहीं आएंगे तो मैं खुद ही आपको लेने आऊंगा। क्योंकि इस बार तो पापा राखी वाले दिन कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब तो पापा का रिटायरमेंट भी हो गया है, तो वह तो पूरे दिन घर में ही रहते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है बेटा तो मैं खुद ही आ जाऊंगी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। कला, प्रणाम फूफा जी। प्रणाम फूफा जी। खुश रहो बेटा। फूफा जी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, वो बस तुम्हारी बुआ की सोनोग्राफी के लिए आया था, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई है। अब हम लोग भी घर निकलते हैं क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। ठीक है फूफा जी। ठीक है बुआ जी, आप आराम से घर जाइए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा। देखा जी आपने, माँ जी का कितना गंदा व्यवहार है बुआ जी के साथ। पूनम, लगता है मैडम आ गई, चलो जल्दी से किट्टू का ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। हाँ जी चलिए। ये है पूनम और शेखर। पूनम और शेखर शांता जी के बेटे बहू हैं। पूनम और शेखर अपनी बच्ची का इलाज करवाकर घर पहुंचते हैं, तभी पूनम की सास ने गरजते हुए पूनम और शेखर से कहा, अरे ये क्या, तुम लोग हॉस्पिटल से सीधे घर आ गए? तुम लोगों को मैंने कहा था ना कि तुम लोग मार्केट चले जाना। अरे मम्मी, किट्टू परेशान हो रही थी ना, तो हमने सोचा कि फिर कभी आराम से हम लोग मार्केट चले जाएंगे। वैसे भी रक्षाबंधन को तो अभी 8 दिन का समय है। हाँ समय तो है बेटा 8 दिन का, लेकिन देख बेटा बहुत ही सोच समझकर और कुछ ढंग का ही लेना अपनी बहन के लिए, क्योंकि बेटा राखी साल भर का त्योहार है। साल भर में एक ही बार तो यह भाई बहन वाला दिन होता है। इस बार तो ऋचा की सास ने कह दिया है कि ऋचा प्रेग्नेंट है, तो उसे वो मायके नहीं भेजेंगे। इस बार तो तुम लोगों को इसके
ससुराल जाना है। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। देखो बहू, रिचा तुम्हारी एक लौती ननद है, तो अपनी ननद के ससुराल में उसकी बेइज्जती मत करवा देना। राखी पर कुछ अच्छा गिफ्ट भेजना अपनी ननद के लिए। लेकिन माँ जी, हम तो हर साल ही दीदी के लिए अच्छा से अच्छा ही गिफ्ट लेकर आते हैं, और वैसे भी जितनी हमारी औकात रहेगी हम उतना ही तो देंगे ना दीदी को। बस बहू, दिखा दिया ना तुमने अपनी औकात। यही तुम्हारी औकात है। खुद के लिए, खुद की बहनों के लिए, खुद के भाइयों के लिए तो बड़े पैसे निकलते हैं तुम्हारे पास, और ननद के नाम पर कुछ देने की बात आई तो तुम औकात पर रोने लगी। कहती हो कि जितना औकात है उतना ही दोगी अपनी ननद को। अरे ऐसी कौन सी भीख लग गई है तुम्हें? जब देखो तब बस जैसे ही ससुराल में लेने देने की बात आई तो अपने औकात का रोना लेकर बैठ जाती हो। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। शेखर बेटा, कम से कम तुम तो समझो। अरे रिचा तुम्हारी एक लौती बहन है। अरे बेटा, यह तो भाभी है, यह तो उसे 1 रुपए भी नहीं देना चाहेगी। खुद के मायके लुटाने को कहो तो तिजोरी खाली कर देगी। लेकिन तुम्हारी तो वह बहन है ना, तुम तो समझो। अब इससे ज्यादा मैं तुम दोनों को कुछ और नहीं समझा सकती। अब आगे तुम्हारी समझदारी है। ओहो माँ, छोटी सी बात पर कितना बहस हो रहा है यहाँ। अभी रक्षाबंधन को समय है, और दीदी को तो वैसे भी हम अच्छे से अच्छा ही गिफ्ट देते हैं ना माँ। आप बेकार में ही बहुत चिंता करती हैं दीदी को लेकर। क्यों नहीं बेटा, अरे मैं माँ हूँ। मैं अपनी बेटी की चिंता नहीं करूँगी तो कौन करेगा? पूनम, किट्टू को लेकर अंदर चलो, उसे दवाइयाँ भी तो देनी है ना। हाँ जी। देखा शेखर जी, अपनी माँ की चालाकी। अरे बेटी के लिए कितनी चिंता है। हर बार इतना अच्छा गिफ्ट देने के बाद भी पहले ही आकर हमें धमकाती रहती है। माँ जी मुझसे कहती है कि दीदी हमारी इकलौती ननद है, साल में एक ही बार राखी आता है, और जब खुद के देने की बारी आती है, खुद की ननद को देने की बारी आती है, तो इनकी तिजोरी खाली हो जाती है। जो राखी के त्योहार इनकी बेटी के लिए है, वही तो इस घर की बेटी मतलब बुआ जी के लिए है ना। आज हॉस्पिटल में देखा आपने? अरे बुआ जी कितना रो रही थी बेचारी। कितनी सीधी है बुआ जी, कभी कोई चीज मांगती भी नहीं। सच कहूं शेखर जी, मुझसे ना बुआ जी का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कितनी सीधी है बेचारी, कितना मानती है सबको। लेकिन माँ जी को कौन समझाए? लेकिन पूनम, हम कर भी क्या सकते हैं? माँ का गुस्सा देखा ना तुमने। अरे माँ के मुंह में जो आता है वो बोल देती हैं, और बुआ जी को भी कितने बार अपमानित किया है माँ ने, लेकिन माँ के सामने किसी की चलती कहाँ है। अरे शेखर जी, माँ जी को छोड़िए, लेकिन वो तो आपकी भी बुआ जी है ना, और आपसे ही अपना सुख दुख बांटती है। आपको कितना मानती है, माँ जैसे प्यार देती है, तो क्या आप अपनी बुआ के लिए कुछ नहीं कर सकते? कुछ सोच समझ कर ही तो बुआ जी ने हमसे ये बात कही होगी ना। अरे आपको कितना मानती है बुआ जी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। क्या आप बुआ जी के लिए कुछ नहीं कर सकते? अरे कम से कम आप माँ जी को तो समझा ही सकते हैं ना। वह तुम्हारी माँ है, मैं कहूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हारे समझाने से शायद वह समझ जाए। हेलो, हाँ जीजी। देखिए, लगता है माँ जी ने बुआ जी को फोन लगाया है। जाकर सुनिए ना, माँ जी क्या बात कर रही है बुआ जी से। हाँ चलो सुनते हैं माँ क्या बात कर रही है बुआ से। भाभी, इस बार तो आप भैया को भिजवा देंगी ना? इस बार तो भैया रिटायर भी हो चुके हैं, वह तो कहीं जाते भी नहीं, और वैसे भी बहू बता रही थी कि भैया तो अब पूरे समय घर में ही रहते हैं। अरे नहीं जीजी, ये बहू को तो कुछ पता है नहीं, उसने तो आपसे ऐसे ही कह दिया होगा। अरे आपके भैया भले ही रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके पास समय कहाँ रहता है। वह तो पूरे समय किसी न किसी काम से बाहर रहते हैं, और त्योहार के दिन तो खासकर वो घर पे नहीं रहते। और वैसे भी आपके भैया मुझसे सुबह ही कह रहे थे आज कि वह रक्षाबंधन वाले दिन सुबह ही किसी जरूरी काम से निकल जाएंगे और देर रात तक घर लौटेंगे। देखो जीजी, झूठे आश्वासन देना तो मुझे आता नहीं। आप मेरी बहू के झूठे आश्वासन पर मत रहना। ठीक है जीजी, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा। बहू, अभी मैं जिंदा हूँ, ठीक है ना? मेरे होते हुए तू इस घर में अपना मालिकाना चलाने की कोशिश भी मत करना। अरे मैं पागल नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि किससे क्या कहना है और किससे क्या नहीं कहना है। मेरी ननद है, मैं समझ लूंगी, तुम अपनी ननद पर ध्यान दो ना। और वैसे भी बहू, इतने बुढ़ापे तक कौन देखता है ये भाई बहन वाला प्यार? वैसे भी रक्षाबंधन का जो त्योहार है ना, ये नए बच्चों का त्योहार है। अरे बुढ़े बुढ़ियों का त्योहार नहीं है ये। उम्र के साथ साथ कुछ अपने आप में भी बदलाव लाना चाहिए। हमारी जिज्जी तो जो बुढ़ी हो रही है, तो उनके शौक और बढ़ते जा रहे हैं। अब इतने बुढ़ापे में ये माए मायके का मुंह रखने की क्या जरूरत है उन्हें? और ये क्या रक्षाबंधन मनाने का भूत सवार है उनके ऊपर? अब जिज्जी 100 साल तक जिएगी तो क्या उनका भाई 100 साल तक उनसे राखी बंधवाने जाएंगे? वैसे भी मैं अपनी बेटी को देखूं कि जिंदगी भर अपनी ननद को ही देखूं, अपनी ननद को ही देखकर चलती रहूंगी। अरे तीज त्योहार है, राखी है, हर चीज पर बुलाते रहो, देते रहो। इतनी कमाई नहीं है मेरी जितनी मैं अपनी ननद पर लुटाऊं। और बहू, आइंदा से उनका फोन आए या वो तुम्हें कहीं मिली ना, तो तुम अपने घर की कोई बात उनसे नहीं करोगी, और फोन आया तो सीधे फोन मुझे लाकर दोगी। जरूरी नहीं कि तुम फोन उठाकर अपनी बुआ सास से बात करो। इधर रमा देवी गुस्से से अपनी बात पूरी करते हुए अपने
कमरे में चली जाती है। रमा देवी की बेटी बहू को उनकी ऐसी हरकतें बहुत बुरी लगी, लेकिन शेखर अपनी माँ को कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बिना मतलब घर में कलेश नहीं करवाना चाहता था और इसी कलेश से पूनम भी डरती थी। इसलिए उसने भी अपनी सास से कुछ कहना उचित नहीं समझा और वह चुप ही रह गई। लेकिन पूनम और शेखर को अपनी बुआ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सच में शेखर जी, मुझे बुआ जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी बुआ जी के ऊपर क्या बीत रही होगी। हाँ पूनम, मुझे भी सच में बुआ जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी, उनकी जिंदगी ही कितनी बची है। अगर वो अपने भाई को राखी बांधना चाहती है, अपने भाई के साथ त्योहार मनाना चाहती हैं, अपने मायके आना जाना चाहती हैं, तो इतनी इच्छा तो उनकी पूरी होनी ही चाहिए। और वैसे भी ये हमारे से पहले हमारी बुआ का घर था। आप कुछ कीजिए जी, कुछ कीजिए, क्योंकि माँ जी जो कर रही है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। सोचिए, अगर यही सब चीज माँ जी की बेटी मतलब ऋचा दीदी के साथ हो तो माँ जी को कैसा लगेगा। यह तो दादा दादी नहीं है, तो ठीक है कि वो ये सब देख नहीं पा रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ इस घर में कैसा व्यवहार हो रहा है, वरना आज दादा दादी होते तो सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती। वाह, क्या आइडिया दिया है पूनम तुमने। बिल्कुल सही कहा कि अगर दीदी के साथ ये सब होगा तो मम्मी को कैसा लगेगा, क्या बीतेगी उनके ऊपर। क्या क्या कह रहे हो शेखर, मैं कुछ समझी नहीं। समझो मत, बस देखती जाओ और मैं तुमसे जैसा जैसा करने को कहता हूँ ना, तुम ठीक वैसा ही करो। फिर देखो माँ के कैसे अकल ठिकाने आते हैं। लेकिन बताओ तो सही, कैसे क्या 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 करना होगा। बस रक्षाबंधन को 3 ही दिन बाकी है ना। बस पूनम, 3 दिन का इंतजार करो। 3 दिनों के बाद तुम देखना मैं क्या करता हूँ और माँ के अकल ठिकाने में कैसे लगाता हूँ। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मेरी बुआ जी रक्षाबंधन में रोएगी नहीं, बल्कि अपने भाई के साथ त्योहार मनाएगी, खूब खुशियाँ मनाएंगी, अपने मायके जाएंगी और अपने मायके में पूरा मान सम्मान लेंगी। वो जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है, वो उन्हें उनका भतीजा दिलाएगा। इस बार बुआ जी के आंसू नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर खुशियाँ देखेंगे हम। इस तरह शेखर ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया और वह दोनों बस रक्षाबंधन वाले दिन का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे 3 दिन का समय भी बीत जाता है और रक्षाबंधन वाला दिन भी आ जाता है। इधर कांता जी रक्षाबंधन वाले दिन सुबह से ही अपने बेटे बहू को अपनी बेटी के घर जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन दोनों टस से मस नहीं हो रहे थे। अरे भाई शेखर, याद नहीं है क्या, आज राखी वाला दिन है, अभी तक तुम घर में ही हो और ये क्या, आज सुबह से देख रही हूँ बस किचन में हो और चटकारे ले लेकर नई नई चीजें खाते जा रहे हो। तुम्हें रुचि का ध्यान है या नहीं। सच में पूनम, तुम्हारे हाथ के कोफ्ते का तो जवाब नहीं, क्या लाजवाब बनाया है तुमने। खाकर मजा ही आ गया। अरे शेखर, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, इधर देख। अरे माँ आप, अरे सॉरी माँ, मैंने आपकी बातों में ध्यान ही नहीं दिया था। वो पूनम ने इतना लाजवाब खाना बनाया है ना कि मैं तो सब भूल बैठा था, खो गया था खाने में। हा, पेट तो भर गया माँ, लेकिन मन नहीं भरा। अरे आप भी खाकर देखिए, क्या लाजवाब कोफ्ते बनाए हैं पूनम ने। अरे भाई, ये कोफ्ते को मार गोली तू, आज त्योहार वाला दिन है, कब से तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही होगी और तू यहाँ बैठकर आराम से खा रहा है। जा जल्दी जा बेटा, देर हो जाएगी। बेचारी रुचिका सुबह से बिना खाए पिए तेरा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि जब तक वो तुझे राखी नहीं बांध लेती है तब तक वो कुछ खाती पीती नहीं है, और ऐसी हालत में। ठीक है माँ, चला जाऊंगा थोड़ी देर से, मुझे भी ना कुछ जरूरी काम थे, पहले मैं अपने काम निपटा लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। अरे शेखर, मेरी बात तो सुन। माँ मुझे काम है, मैं थोड़ी देर में अपना काम निपटा कर चला जाऊंगा। लो कर लो बात। देखा बहू, कितना लापरवाह होते जा रहा है ये लड़का, इसे तो अपनी बहन की जरा भी चिंता नहीं है। बेचारी सुबह से इसका रास्ता देख रही होगी। अरे बहू जाना, तू ही समझा इसे और जल्दी से तैयार होने बोलो। अरे माँ जी, आप तो जानती है ना, ये कहाँ कभी किसी की सुनते हैं, लेकिन फिर भी आप कहती हैं तो मैं इन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ कि हम लोग जल्दी दीदी के घर पहुँच जाए। हाँ जाकर शेखर को समझाओ। अरे दोपहर होने को आई, अब तक मेरी बेटी भूखी प्यासी बैठी होगी, अपने भाई का इंतजार कर रही होगी, ना जाने इस लड़के को क्या हो गया है। मैंने तो सोचा था कि मैं जल्दी ही शेखर को रुचिका के ससुराल भेज दूंगी, लेकिन ये शेखर तो कैसे ढीठ जैसी हरकतें कर रहा है। माँ जी, ये तो बस शुरुआत है, देखते जाइए, मजा तो आगे आने वाला है। आपको इतना बड़ा बम फूटेगा ना, जिसके धमाके में आपकी आंखें धुंधला जाएगी और आपको आपकी सारी गलतियां नजर आने लगेंगी। शेखर और पूनम नाटक कर रही थी और शेखर की माँ शेखर को मनाए जा रही थी कि वह जल्दी से उनकी बेटी के ससुराल जाए। करीब 2 घंटे के बाद फिर से शेखर की माँ शेखर के पास जाती है तो वह देखती है कि शेखर हॉल में बैठकर आराम से पेपर पढ़ रहा है। शेखर का ऐसे शांत होकर पेपर पढ़ना शेखर की माँ के लिए जैसे आग का काम किया। वह गुस्से में पेपर खींचते हुए बोली, शेखर ये क्या तरीका है, तुम्हारा नाटक तो बढ़ते ही जा रहा है। अरे सुबह से रुचिका के 10 फोन आ चुके हैं, तुम्हें पता भी है
बेचारी भूखी प्यासी बैठी है। एक तो तुम लोगों ने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिखाया कि तुमने क्या खरीदा है रुचिका के लिए। पहले तो तुम लोग मुझे गिफ्ट दिखाओ जो मेरी बेटी के लिए तुम लोगों ने लाए हैं, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम लोगों ने क्या लाए हो। ठीक है माँ, अभी आपको गिफ्ट दिखाते हैं हम। पूनम, पूनम, जरा गिफ्ट तो लेकर आना जो हमने रुचिका दीदी के लिए लिए हैं। माँ को दिखाना है, जरा जल्दी लेकर आओ। हाँ हाँ जल्दी लाओ, मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि क्या खरीदा है तुम लोगों ने। शेखर की माँ गिफ्ट का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि रुचिका के लिए उसके भाई ने बहुत तगड़ा ही गिफ्ट लाया होगा। इधर पूनम अपने कमरे से एक छोटा सा उपहार का डिब्बा लेकर आती है और साथ में एक साड़ी। साड़ी को देखकर और उपहार का डिब्बा खोलकर शेखर की माँ चिल्लाते हुए कहती है, शेखर ये क्या तरीका है? तुमने अपनी इकलौती बहन के लिए यह 300-400 रुपए वाली साड़ी और ये आर्टिफिशियल वाले झुमके? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? मैंने कितना समझाया था कि इसके ससुराल में कोई ढंग का गिफ्ट लेकर जाना। एक ही तो बहन है तेरी और साल में एक बार ही राखी का त्योहार आता है और यह लुगड़ी पकड़ाओगे तुम उसे जाकर। माँ आई एम सॉरी, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, मेरे पास और भी खर्चे हैं। अरे बेटा, ऐसा कौन सा खर्चा बढ़ गया है तुम्हारा जो तुम अपनी बहन को एक ढंग का गिफ्ट नहीं दे सकते हो? ये सब देने से तो अच्छा है कि कम से कम तुम अपनी बहन को 3-4 हजार रुपए ही पकड़ा देते हाथ में। माँ जी, आपने ही तो कहा था ना कि ननद के चक्कर में हम अपनी बेटी को अनदेखा नहीं कर सकते। तो मेरी भी तो अभी 8 महीने की बेटी है, उसके भविष्य के लिए अगर हम जोड़कर नहीं रखेंगे तो कल को उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे करवा पाएंगे, कैसे उसकी शादी करवा पाएंगे? अरे कितनी चिंता है हमें, हम अपनी ननद को ही देखते रहें कि अपनी बच्ची को भी देखें। कल को हमारी बेटी होगी, उसकी हमें शादी करनी है, फिर हम उसकी शादी के लिए दान दहेज की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? आपके सिखाने पर ही तो मुझे समझ में आया कि बेटी के लिए बचा कर रखना बहुत जरूरी है। और वैसे भी ननद का हमने जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ना लेकर रखा है। अगर वह 100 साल जिएंगी तो क्या हम 100 साल तक उन्हें गिफ्ट ही देते रहेंगे? अरे भाई, इससे ज्यादा हमारी औकात भी नहीं है कि हम दीदी को इससे महंगा महंगा उपहार दे सके। अगर ये साड़ी आपको पसंद है तो बताओ, हम अभी दीदी के ससुराल जाते हैं, नहीं तो बात खत्म। आप दीदी से फोन करके कह दीजिए कि वो किसी के हाथ अपनी राखी भिजवा देंगी। क्या जरूरत है शेखर को ये उपहार लेकर वहाँ जाने की, जब उन्हें और आपको ये उपहार पसंद ही नहीं आएगा तो? शेखर, सुना तूने? तेरी पत्नी तेरी बहन के लिए कैसे शब्द बोल रही है? मम्मी, पूनम सही तो कह रही है, हमारी भी तो अपनी एक बेटी है। हम अपनी बेटी के बारे में सोचेंगे या फिर कब तक हम अपनी बहन के ऊपर पैसे उड़ाते रहेंगे? वैसे भी बहुत हो गई राखी, इतने सालों तक तो मुझे दीदी ने राखी बांध ही दिया है। अब वैसे भी अब वो छोटी बच्ची नहीं रही। वैसे भी ये राखी का त्योहार तो नए बाल बच्चों का है ना, अब हम लोग तो पुराने हो ही चुके हैं। बेटे बहू की बात सुनकर कांता जी सन्न हो जाती है और वह समझ जाती है कि उनके बेटे बहू उन्हीं की कही बातों को उन्हीं के ऊपर पलटा रहे हैं। बेटे बहू की बात सुनकर कांता जी दुखी हो गई। अब वह परेशान हो गई, बार बार घड़ी देखने लगी। दोपहर के 3 बजने वाले थे, लेकिन शेखर जाने को तैयार ही नहीं था। और ऐसी साड़ी के साथ बेटी के ससुराल जाना यह भी तो ठीक नहीं था, क्योंकि कांता जी अपनी बेटी के ससुराल ऐसी साड़ी और ये आर्टिफिशियल बालें लेकर तो अपने बेटे बहू को जाने नहीं देती। चलो पूनम, ये उपहार लेकर कमरे में चलो। माँ नहीं चाहती कि ये उपहार लेकर हम दीदी के ससुराल जाएं। देखा जी आपने, सुना आपने? अरे शेखर कितना बदल गया है। अरे लगता है पूनम ने ही ना शेखर को ना जाने कोई ना कोई पट्टी जरूर पढ़ाई है। आप बोलते क्यों नहीं कुछ? मेरी बेटी सुबह से 10 फोन कर चुकी है, बेचारी अभी तक बैग भूखे प्यासे बैठी है। और ये शेखर जाने को तैयार भी हो रहा है, तो ऐसी 2 पैसे की साड़ी और आर्टिफिशियल झुमके लेकर। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरे जीते जी मेरी बेटी के साथ। इस घर में ऐसा हो रहा है तो मेरे मरने के बाद तो कोई उसे पूछेगा भी नहीं। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? अब मैं क्या करूँ कांता, तुमने तो मुझे घर के मैटरों से दूर रहने को ही कहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। कांता, कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो शेखर को बहुत दुखी कर रही है, इसीलिए शेखर ऐसा व्यवहार कर रहा है। नहीं तो हमारा शेखर ऐसा नहीं था और ना ही बहू ऐसी थी। सच बताओ, तुमने कुछ कहा है क्या बहू बेटे से? हाँ जी, मैं समझ गई। मैंने शेखर की बुआ के साथ ऐसा ही कुछ व्यवहार किया था ना, जिसे देखकर मेरे बहू बेटे मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार दोहरा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शेखर की बुआ का फोन आया था। वह आपको राखी में घर बुला रही थी, लेकिन मैंने कह दिया कि आप राखी वाले दिन जरूरी काम से बाहर जाने वाले हैं, इसलिए आप वहाँ नहीं जा पाएंगे। और शेखर की बुआ भी यहाँ ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि आप तो रहेंगे ही नहीं। शायद यही बातें बहू बेटे को लग गई है। सब मेरी ही गलती है, मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि तब बात मेरे ननद की थी और अब बात मेरी बेटी पर आई है। अब जाकर मुझे एहसास हो रहा है कि मायका क्या होता है, त्योहार क्या होते हैं। त्योहार मनाने के लिए
कि उम्र ज्यादा ही है कम, त्योहार तो सबके लिए होता है। अगर ऐसी बात है तो बहू बेटे से माफी मांग लो। मैं जानता हूँ कि शेखर तुम्हें माफ कर देगा अगर तुम्हें अब तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो, और तुम्हारी एक माफी से हमारी बेटी का मायका भी सुरक्षित हो जाएगा। हाँ जी, ठीक कहते हैं आप, सब मेरी ही गलती है। मैंने भी आपको घर द्वार के मैटरों से दूर रखा, आपकी बहन को आपसे दूर रखा, मैंने आपकी बहन की राखी तक छुड़वा दी। लेकिन आज बात जब मेरी बेटी पर आई तब मुझे समझ में आया कि मैंने अपनी ननद के साथ बहुत बुरा किया। शेखर बेटा, पूनम बहू। क्या हुआ माँ? बेटा मुझे माफ कर दो, सब मेरी ही गलती है। मैं ना जाने कैसे भूल गई थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि जब तुम अपनी बुआ की बात कर रहे थे तब मैं अपनी ननद की नजरिए से उसे देख रही थी। लेकिन आज जब बात मेरी बेटी पर आई तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। बेटा मैंने तुम्हारी बुआ के साथ ठीक नहीं किया और यही सब मेरी बहू भी अपनी ननद के साथ कर रही है। आज मेरी बेटी के ऊपर बात आई तब मुझे पता चला कि मायका क्या होता है, त्योहार क्या होते हैं और राखी क्या होती है। देख बेटा, तुम अपनी बहन के यहाँ चले जाओ, बेचारी बड़ी आस लगाए तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैं अभी के अभी तेरे पापा को तेरी बुआ के यहाँ भेजती हूँ। वह भी खाली हाथ नहीं बल्कि महंगी से महंगी साड़ी देख तेरे सामने अभी साड़ी लेकर आती हूँ। मुझे समझ में आ गया है बेटा, सारी गलती मेरी ही है। माँ, पापा को बुआ के घर भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुआ को मैंने यहाँ बुलवा लिया है। अभी विनोद भैया बुआ को लेकर आते ही होंगे। और एक बात और माँ, ये 30 त्योहार ना रुपए पैसे के लालच का त्योहार नहीं होता। एक बहन अपने भाई को राखी लालच के तौर पर नहीं बांधती कि राखी के बदले उन्हें महंगा से महंगा उपहार मिलेगा, बल्कि माँ यह तो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, भाई बहन के एक दूसरे के विश्वास का प्रतीक है, जिसे आपने रुपए पैसे और उपहारों से तौल दिया है। भैया। दीदी आप आ गई दीदी? हाँ मेरे भाई, मैं आ गई। मैं आज इतने सालों बाद आपकी कलाई में राखी बांधूंगी। और भाभी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस राखी के बदले में आप मुझे कोई उपहार देकर मेरे राखी का मूल्य अदा ना करें। मुझे तो बस इस राखी के बदले अपने भाई का थोड़ा सा प्यार और साथ चाहिए और कुछ नहीं। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने आपको आपके भाई से दूर कर दिया, आपको राखी के त्योहार से वंचित कर दिया था। सब मेरी ही गलती है। कहते हैं ना कि इंसान को अपने किए की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। देखिए ना, मैंने आज जो आपके साथ किया वही लौटकर सब कुछ मेरी बेटी के ऊपर आ रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। लेकिन दीदी, मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांगती हूँ कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए और मैं कभी आपका मायका नहीं छूटने दूंगी और ना ही आपके भाई को आपसे दूर करूंगी। इस घर में जितना मेरी बेटी रुचिका का अधिकार है उतना ही आपका भी अधिकार है। दीदी। बुआ जी, अब आप बिल्कुल मत रोइए और आप यहाँ आराम से कुछ दिन रहिए और आज आप बहुत अच्छे से त्योहार मनाइए पापा के साथ। पापा की कलाई में बहुत सुंदर राखी बांधिए जो आपने कई सालों से अपने पास संभाल कर रखा है। हम अभी रुचिका दीदी के ससुराल जा रहे हैं, हम शाम तक लौट कर आ जाएंगे बुआ जी। ठीक है बेटा, रुचिका बेटा को मेरा प्यार देना। शेखर बेटा मुझे माफ कर दे। और तूने अपनी बहन के लिए जो भी उपहार लिया है ना, चाहे वो सस्ता हो महंगा हो जैसा भी हो, लेकिन इस उपहार में तेरा प्यार है ना, वही उपहार लेकर जाना तू रुचिका के लिए। माँ जी, हमने तो जानबूझकर वह साड़ी आपको दिखाई थी और वह आर्टिफिशियल वाले आपको दिखाए थे। असल में हमने दीदी के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी खरीदी है। नहीं बहू, जो तुमने मुझे दिखाया वही लेकर जाओ, कुछ महंगा देने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि आज के बाद इस घर की बेटियाँ, चाहे वह मेरी बेटी हो चाहे ननद, मैं किसी के साथ दोहरा व्यवहार नहीं करूंगी, दोनों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करूंगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों से भी विनती करती हूँ कि कृपया अपनी ननद और बेटी में कोई भेदभाव न रखें। जो आदर सम्मान आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं वही आदर सम्मान आप अपनी ननद को भी दें, क्योंकि राखी साल भर का त्योहार होता है और यह भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है।